क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ही आधुनिक कानून को देखकर मन में ये ख्याल आया हो कि आखिर ये नियम पहली बार किसने बनाया होगा? अक्सर ऐसा होता है, खासकर जब हम कॉर्पोरेट नियमों की बात करते हैं। बिल्कुल। मतलब हम लोग आमतौर पे यही सोचते हैं ना कि जो लेबर राइट्स हैं या प्रॉपर्टी के कानून हैं, वो तो पूरी तरह से आधुनिक दुनिया की ही देन है। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है। लेकिन आज हमारी इस गहरी चर्चा में कुछ ऐसे तथ्य सामने आने वाले हैं जो इस पूरी सोच को ही बदल कर रख देंगे। एकदम सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आज की हमारी चर्चा का जो आधार है वो बहुत ही खास है। हाँ, आज हम जस्टिस एम रामा जोइस की बेहतरीन किताब लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की दूसरे भाग पर गहराई से बात करने वाले हैं। और ये जो दूसरा भाग है, ये प्राचीन भारत के सिविल कानून के विषयों पर बहुत ही विस्तार से रोशनी डालता है। हमारा आज मकसद ये समझना है कि उस दौर में जो नागरिक अधिकार थे या जो अपराध और सामाजिक नियम थे, उन्हें कितनी बारीकी से कोडिफाई किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यवस्था सिर्फ सजा देने तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसमें मानव मनोविज्ञान और श्रम अधिकारों की एक बहुत गहरी समझ थी। मतलब एक दिलचस्प बात जो हमारी अध्ययन सामग्री में सामने आई वो ये थी कि उस जमाने में भी किसानों को फसल की कटाई के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है ना? तो आज इसी अव्यवहारिक और हैरान करने वाले प्राचीन कानूनी सफर पर निकलते हैं। ये सफर वाकई बहुत सी आंखें खोलने वाला है। जब हम इन प्राचीन स्रोतों को खंगालते हैं तो सबसे बड़ी गलतफहमी यही दूर होती है कि प्राचीन व्यवस्था केवल आंख के बदले आंख वाले कठोर दंड पर टिकी थी। हाँ, लोगों को लगता है कि बस सीधे सजा दे दी जाती होगी, जबकि इसके विपरीत ये पूरी व्यवस्था इंसान की कमजोरियों, उसकी मनोवैज्ञानिक उलझनों और समाज की आर्थिक जरूरतों की एक बहुत ही गहरी समझ पर खड़ी की गई थी। मतलब ये कोई कोरा आदर्शवाद नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से ग्राउंडेड और यथार्थवादी अप्रोच थी। और इस यथार्थवाद की शुरुआत वहीं से होती है जहां से मुकदमों का जन्म होता है। हमारे अध्ययन सामग्री में नारद स्मृति का जो संदर्भ है वो इसे बहुत ही तार्किक तरीके से समझाता है। हाँ, नारद स्मृति में जो समाज के विकास का वर्णन है, उसमें लिखा है कि शुरुआत में जब समाज बहुत छोटा और सरल था तो लोग अपनी मर्जी से धर्म यानी अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। तब किसी के मन में कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं थी, ना ही संपत्ति का कोई विवाद था। लेकिन जाहिर है कि ये जो यूटोपिया था वो हमेशा नहीं चल सकता था। बिल्कुल, किसी भी सभ्यता के विकास में एक ऐसा मोड़ आता ही है जहां जटिलताएं बढ़ती हैं। और जब लोगों ने स्वेच्छा से नियमों का पालन करना बंद कर दिया, तब समाज में महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और द्वेष हावी होने लगा, और वहीं से व्यवहार यानी मुकदमों का आविष्कार हुआ। ये वो समय था जब समाज को महसूस हुआ कि अब केवल नैतिकता के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। एकदम सही। एक सिस्टम की जरूरत थी और इसीलिए राजा को ये शक्ति दी गई कि वो कानून को लागू करें। मतलब राजा का काम केवल राज करना नहीं था जी। राजा का मुख्य काम उस सिस्टम या एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को चलाना था जो समाज को टूटने से बचा सके। और इस सिस्टम को चलाने के लिए अपराध की जड़ को समझना बहुत जरूरी था। मैंने जब इन स्रोतों को गहराई से पढ़ा तो मुझे मनुस्मृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। मनु का अप्रोच वाकई बहुत आधुनिक लगता है। उन्होंने सिर्फ अपराध की सजा नहीं बताई, उन्होंने तो अपराध शुरू कहाँ से होता है उसकी पूरी साइकोलॉजी खोल कर रख दी। पाप कर्मों को उन्होंने 10 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो ये थी कि किसी भी अपराध का पहला बीज इंसान के मन में बोया जाता है। यही बात इस प्राचीन कानून को आज के आधुनिक मनोविज्ञान और क्रिमिनल लॉ के बहुत करीब लाकर खड़ा कर देती है। हाँ, आज के कानून में हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, मेंस रिया, यानी गिल्टी माइंड या अपराध करने की मंशा। जब तक किसी इंसान का इरादा गलत ना हो, उसे कई मामलों में पूरी तरह से अपराधी नहीं माना जाता। और मनु ने सदियों पहले इसी बात को 3 प्रकार के मानसिक पापों के रूप में परिभाषित किया था। वो 3 मानसिक पाप बहुत ही स्पष्ट हैं। पहला तो यही है कि दूसरों की संपत्ति का लालच करना। मतलब चोरी करने से बहुत पहले इंसान के मन में उस चीज को पाने की इच्छा जन्म लेती है। बिल्कुल। दूसरा है मन में अवांछनीय या बुरे विचार लाना, किसी का बुरा चाहना। और तीसरा है बुरे सिद्धांतों का पालन करना, यानी वैचारिक रूप से गलत रास्ते पर चलना। प्राचीन कानून ये साफ तौर पर मानता था कि ये 3 मानसिक कार्य ही एक तरह से वो नींव हैं जिन पर आगे चलकर बाकी के अपराधों की इमारत खड़ी होती है। एकदम सही कहा आपने। और जब ये मानसिक पाप दिमाग में पक जाता है तो वो जुबान पर आता है। मनु ने इसके बाद 4 प्रकार के वाचिक यानी वाणी से होने वाले पापों का जिक्र किया है। इसमें झूठ बोलना शामिल है। हाँ, झूठ बोलना, किसी को अपशब्द कहना या गाली देना,
चुगली करना और दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना। जरा सोचिए, आज भी जो मानहानि या डिफेमेशन के मुकदमे होते हैं वो इन्हीं बुनियादी बातों पर ही तो टिके होते हैं। बिल्कुल, और अंत में बात शारीरिक पाप तक पहुंचती है। जब मन और वाणी दोनों पर नियंत्रण नहीं रहता तब 3 प्रकार के शारीरिक पाप जन्म लेते हैं। बिना दी गई वस्तु को उठा लेना यानी चोरी, किसी जीव को शारीरिक चोट पहुंचाना और अवैध संबंध बनाना। ये जो पूरा क्रम है मन, वचन और कर्म का, ये दिखाता है कि उस समय का न्याय तंत्र केवल सतह पर दिखने वाले अपराध से नहीं लड़ रहा था। वो अपराध की पूरी विकास यात्रा को समझता था। ये एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। लेकिन ये तो हुई व्यक्तिगत अपराध और मानसिकता की बात। जब यही इंसान अपने घर से बाहर निकलकर समाज में व्यापार करता है, दूसरों के साथ सौदे करता है, तब हालात और भी पेचीदा हो जाते हैं। और यहीं पर अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट और कर्ज के नियम सामने आते हैं। हमारी अध्ययन सामग्री में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैध हैं और कौन से पूरी तरह से अमान्य यानी इनवैलिड। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों को लेकर उस वक्त कितनी संवेदनशीलता थी। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति किसी शत्रु राष्ट्र के साथ कोई व्यापारिक सौदा करता है तो उसे पूरी तरह से अवैध माना जाता था। और इससे भी बड़ी बात, अपनी पत्नी या बच्चों को बेचने का कोई भी अनुबंध कानूनी रूप से शून्य था। उसे अदालत कभी मान्यता नहीं दे सकती थी। इसके पीछे का सीधा सा तर्क यही था कि कोई भी ऐसा सौदा जो समाज की नैतिकता को नष्ट करे या देश के हितों के खिलाफ हो, उसे कानून का संरक्षण नहीं मिल सकता। ये आज के कॉन्ट्रैक्ट लॉ की भी एक बहुत बड़ी शर्त है। कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य लीगल और पब्लिक पॉलिसी के अनुकूल होना चाहिए। इसी पब्लिक पॉलिसी और व्यावहारिक समझ का एक और बेहतरीन उदाहरण कर्ज चुकाने के नियमों में दिखता है। कर्ज वाले नियम तो बहुत ही दिलचस्प है। स्रोतों में एक नियम का जिक्र है जिसे सुनकर मुझे आज के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 84 की याद आ गई। आप उस नियम की बात कर रहे हैं जहां लेनदार पैसा लेने से मना कर देता है। हाँ, नियम ये था कि अगर किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया है और वो उसे चुकाने जाता है, लेकिन लेनदार जानबूझकर पैसा लेने से मना कर दे ताकि ब्याज बढ़ता रहे, तो कानून कहता था कि उसी दिन से उस कर्ज पर ब्याज लगना बंद हो जाएगा। ये नियम कर्जदार को शोषण से बचाने का एक बहुत ही अचूक तरीका था। अगर आपने पैसा ऑफर कर दिया और सामने वाला नहीं ले रहा, तो फिर ब्याज का मीटर वहीं रुक जाएगा। और कर्ज को लेकर एक और बहुत ही दिलचस्प अवधारणा थी, पीढ़ियों का नियम। आज हम देखते हैं कि लोग दिवालिया घोषित हो जाते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में कर्ज और परिवार का सम्मान एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। पिता का लिया हुआ कर्ज बेटों को पूरी तरह से ब्याज सहित चुकाना होता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जिम्मेदारी अनंत काल तक नहीं चलती थी। अगर कर्ज पोतों यानी तीसरी पीढ़ी तक पहुंच जाए तो उन्हें केवल मूल रकम चुकानी होती थी। हाँ, उन पर से ब्याज का सारा भार हटा लिया जाता था। और अगर बात पर पोतों तक यानी चौथी पीढ़ी तक पहुंच जाए तो वे उस कर्ज को चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य ही नहीं थे। इस नियम के पीछे एक बहुत ही गहरी आर्थिक और सामाजिक सोच थी। अगर कर्ज कभी खत्म ही ना हो तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगी। ये नियम एक तरह का प्राचीन लिमिटेशन एक्ट था। बिल्कुल। ये लेनदार को भी ये चेतावनी देता था कि वो समय पर अपने कर्ज की वसूली कर ले, वरना कुछ पीढ़ियों बाद उसका कानूनी अधिकार खत्म हो जाएगा। कर्ज वसूली के तरीकों में भी मानवीय पहलू को नजरअंदाज नहीं किया गया था। किसी भी कर्जदार पर सीधे शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। बल प्रयोग की अनुमति तभी थी जब कर्जदार अदालत में खुद अपना कर्ज स्वीकार कर ले। और जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि समाज के कुछ खास वर्गों को विशेष छूट थी। हाँ, खेती के दौरान किसानों को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाने या गिरफ्तार करने से साफ मनाही थी। जरा सोचिए, अगर कटाई के वक्त किसान को पकड़ लिया गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी और अंततः राज्य को ही राजस्व का नुकसान होगा। इसी तरह सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। ये दिखाता है कि न्याय प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उससे राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासन का पहिया न रोके। अर्थव्यवस्था की बात चली है तो उस समय की कॉर्पोरेट संरचना का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। प्राचीन गिल्ड व्यवस्था या जिसे श्रेणी कहा जाता था, उसके नियम बिल्कुल आधुनिक कंपनियों जैसे लगते हैं। जो लोग साझेदारी या पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते थे, उनके बीच लाभ और नुकसान का बंटवारा एक तय तरीके से होता था। वो इस आधार पर होता था कि किसने व्यापार में कितनी पूंजी या श्रम का योगदान दिया है। और यहाँ राजा या राज्य की भूमिका बहुत सीमित और स्पष्ट थी।
राजा का ये कर्तव्य था कि वो इन व्यावसायिक संघों के अपने बनाए नियमों का सम्मान करे। वो गिल्ड के अंदरूनी मामलों में तब तक दखल नहीं दे सकता था जब तक कि कोई नियम राज्य के खिलाफ ना हो। यानी व्यापारिक संगठनों को अपनी नीतियां बनाने की काफी हद तक स्वायत्तता मिली हुई थी। व्यापार से सीधा जुड़ा होता है श्रम या लेबर। आज हम लेबर राइट्स पर इतने सेमिनार करते हैं, लेकिन स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारत में मालिक और नौकर के संबंधों को लेकर बहुत ही स्पष्ट कानून थे। वेतन का भुगतान कब और कैसे होगा, इसके सख्त निर्देश थे। ये काम की शुरुआत में, काम के बीच में या काम खत्म होने पर दिया जा सकता था। शर्त सिर्फ इतनी थी कि जो भी दोनों पक्षों के बीच पहले से तय हुआ हो, उसका ईमानदारी से पालन हो। ये कामगारों को आर्थिक सुरक्षा देने का एक तरीका था ताकि उनसे काम करवाकर कोई मुकर न जाए। अब अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी के विवादों की तरफ आएं, तो आज भी पड़ोसियों के बीच दीवार, छज्जे या पार्किंग को लेकर झगड़े होते हैं। प्राचीन काल में ये सीमा विवाद या बाउंड्री डिस्प्यूट्स खेतों, गांवों और बगीचों को लेकर होते थे, और इन्हें सुलझाने का तरीका बहुत ही लॉजिकल था। मैंने पढ़ा कि इन विवादों को सुलझाने के लिए अदालतें मुख्य रूप से वास्तविक कब्जे यानी एक्चुअल पोजेशन को देखती थीं। मतलब विवाद के समय असल में उस जमीन पर किसका नियंत्रण है। और फिर आसपास रहने वाले लोगों और पुराने गवाहों के साक्ष्य लिए जाते थे। हवाई दावों पर फैसले नहीं होते थे। जो जमीन पर हकीकत है उसे परखा जाता था। बिल्कुल। और रोजमर्रा की जीवन से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू था जुआ या गैम्बलिंग। आज के समय में ऑनलाइन बेटिंग और जुए को लेकर दुनिया भर में बहस चल रही है कि इसे बैन किया जाए या रेगुलेट। प्राचीन विधिवेत्ता इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि जुआ एक बुरी लत है, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह बैन करने के बजाय इसे राज्य के नियंत्रण में रखने का फैसला किया। और ये उनकी व्यावहारिकता का एक और सबूत है। वो जानते थे कि अगर इसे पूरी तरह बैन कर दिया गया तो ये अंडरग्राउंड हो जाएगा और ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगा। लेकिन जुए के नियमों में जो सबसे खूबसूरत और मानवीय बात थी वो ये थी कि जीतने वाला सब कुछ नहीं ले सकता था। नियम ये था कि यदि कोई व्यक्ति जुए की लत में अपना सब कुछ हार भी जाता है तो भी विजेता उसकी पूरी की पूरी संपत्ति नहीं छीन सकता था। हारने वाले के पास उसके और उसके परिवार के जीवन यापन के लिए कुछ हिस्सा जरूर छोड़ा जाता था। इसका मतलब था कि उस जुआरी की गलती की सजा उसके मासूम बच्चों और पत्नी को सड़क पर भूखे रहकर न चुकानी पड़े। साथ ही ये चालाक जुआरियों को भोले भाले लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करने से भी रोकता था। ये कानून का वो चेहरा है जो केवल नियम नहीं थोप रहा बल्कि समाज के एक सेफ्टी नेट की तरह काम कर रहा है। और जब बात परिवार और पत्नी की आती है तो हम इस चर्चा के सबसे जटिल और अहम हिस्से में प्रवेश करते हैं, संपत्ति का बंटवारा और पारिवारिक रिश्ते। स्रोतों में इसके लिए विभागा या दायभाग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये केवल कुछ बीघा जमीन या पैसों को बांटने की प्रक्रिया नहीं थी। इसकी जड़ें सीधे तौर पर वैदिक दर्शन से जुड़ी हुई थीं। हाँ, ये हिस्सा थोड़ा दार्शनिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन मान्यता ये थी कि हर इंसान अपने पूर्वजों के ऋण के साथ पैदा होता है। और एक कहावत थी कि बिना पुत्र के मुक्ति नहीं है, यानी पैतृक ऋण चुकाने और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पुत्र का होना आवश्यक माना गया था। और चूंकि पुत्रों पर इस ऋण को चुकाने की जिम्मेदारी थी, इसलिए जन्म लेते ही उनका पैतृक संपत्ति पर अधिकार मान लिया जाता था। इसे ही राइट बाय बर्थ या जन्म से अधिकार का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का एक बहुत बड़ा असर संपत्ति के अधिकारों पर पड़ा। आज कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई हुई संपत्ति का कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस दौर में राइट बाय बर्थ के कारण परिवार का मुखिया अपनी मर्जी से पैतृक संपत्ति को बेच नहीं सकता था और न ही वो उसे अपने किसी एक चहेते बेटे के नाम कर सकता था। ये नियम दरअसल परिवार के मुखिया को निरंकुश होने से रोकता था और परिवार की संपत्ति को सुरक्षित रखता था। और संपत्ति के इस बंटवारे में महिलाओं के अधिकारों को भी एक स्पष्ट जगह दी गई थी। अक्सर ये मान लिया जाता है कि उस समय महिलाओं के कोई आर्थिक अधिकार नहीं थे, लेकिन स्रोतों के अनुसार जब भी पिता और पुत्रों के बीच संपत्ति का बंटवारा होता था तो पत्नियों को भी पुत्रों के बराबर का हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार था। बस इसमें एक छोटी सी तकनीकी शर्त थी। पत्नी को बंटवारे में जो हिस्सा मिलता था उसमें से उस स्त्री धन की कीमत को घटा दिया जाता था जो उसे पहले से मिला हुआ था। स्त्री धन का मतलब है वो आभूषण, संपत्ति या उपहार जो विवाह के समय या उसके बाद महिला को विशेष रूप से दिए जाते थे और जिस पर केवल उसी का एकाधिकार होता था। कुल मिलाकर महिलाओं के वित्तीय अधिकारों की एक ठोस रूपरेखा वहां मौजूद थी। लेकिन जब हम पारिवारिक विवादों या पति पत्नी के झगड़ों की बात करते हैं तो प्राचीन व्यवस्था का अप्रोच
आज की अदालती व्यवस्था से एकदम उलट था। आज छोटी छोटी घरेलू बातों पर भी लोग सीधे पुलिस या फैमिली कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में राज्य की न्यायिक प्रणाली जानबूझकर पारिवारिक विवादों में दखल देने से बचती थी। इन मामलों को नागरिक या आपराधिक अदालतों में ले जाना वर्जित था। इसके पीछे का नजरिया ये था कि कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया बहुत कठोर और सार्वजनिक होती है। एक बार परिवार का झगड़ा अदालत में पहुंच गया तो रिश्तों में वो कड़वाहट आ जाती है जिसे फिर कभी ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे विवादों को परिवार के बुजुर्गों, जाति या गांव के स्तर पर अक्सर आध्यात्मिक गुरुओं की देखरेख में सुलझाया जाता था। कम्युनिटी ही कोर्ट का काम करती थी। और वैवाहिक विवादों को लेकर कुछ बहुत ही विशिष्ट नियम थे जो रिश्तों को तुरंत टूटने से बचाने के लिए बनाए गए थे। मान लीजिए कोई पत्नी अपने पति से नफरत करती है और साथ नहीं रहना चाहती, तो नियम ये नहीं था कि पति तुरंत उसे घर से बाहर निकाल दे। पति को कानूनी तौर पर 1 साल तक उसे बर्दाश्त करना होता था, उसे समय देना होता था। ये 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड था ताकि गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण न बने। इसी तरह अगर पत्नी बीमार है लेकिन उसका आचरण अच्छा है और पति किसी कारण से दूसरी शादी करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता था। इसके लिए पहली पत्नी की स्पष्ट सहमति लेना अनिवार्य था। उसे नजरअंदाज करके या बेइज्जत करके दूसरा विवाह करना गैर कानूनी माना जाता था। इन तमाम बातों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि न्याय की ये प्राचीन अवधारणा कितनी गहरी और बहुआयामी थी। तो चलिए आज की इस लंबी और दिलचस्प चर्चा को समेटते हैं। आज हमने जस्टिस एम रामा जॉयस की पुस्तक के जरिए ये समझा कि प्राचीन भारत का व्यवहार या सिविल कानून केवल एक सजा देने वाली मशीन नहीं था। ये मानवाधिकारों, श्रम की सुरक्षा और कॉरपोरेट दुनिया का एक बहुत ही उन्नत ढांचा था। हमने देखा कि कैसे अपराध को सिर्फ एक कृत्य नहीं बल्कि मन की उपज माना गया, कैसे कर्ज के नियमों ने पीढ़ियों को बंधुआ मजदूर होने से बचाया, और कैसे जुए जैसे व्यसन को नियंत्रित करके परिवारों को सड़क पर आने से रोका गया। ये पूरी व्यवस्था इस समझ पर खड़ी थी कि मनुष्य गलतियां करेगा, लेकिन कानून का काम उसे पूरी तरह तबाह करना नहीं बल्कि समाज में एक संतुलन बनाए रखना है। और कहीं ना कहीं आज के हमारे आधुनिक कानून भी इसी प्राचीन सोच का ही विस्तार हैं। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं जो उस पूरी जानकारी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। आज हमने देखा कि प्राचीन समय में कर्ज, संपत्ति और यहां तक कि रोजमर्रा के सौदों को कितनी बारीकी से कोडिफाई किया गया था, लेकिन उन सब के मूल में एक मानसिक और नैतिक दायित्व हमेशा मौजूद था। आज के हमारे आधुनिक डिजिटल समाज में, जहां हर कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन है, जहां हर नियम दस्तावेजों में दर्ज है, क्या हम उस नैतिक और मन के स्तर वाले दायित्वों को पीछे छोड़ आए हैं? क्या कागजों पर मजबूत होते कानूनों के बीच हम आपसी सौदों की उस मानवीय व्यावहारिकता को खोते जा रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले समझ लिया था? क्या हम तकनीकी और कानूनी रूप से तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इंसानी स्वभाव को समझने के मामले में पीछे रह गए? इस गहरे सवाल के साथ हम आज की अपनी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपने आसपास की व्यवस्थाओं पर ऐसे ही सवाल उठाते रहिए।